एचपी एग्जाम अफेयर्स के ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। देखिए, आज की इस वीडियो में हम जनरल अवेयरनेस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि एचपीआरसी हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग द्वारा जो है वो जनरल अवेयरनेस सेक्शन एक रहता है, जिसमें 35 क्वेश्चन जो है वो जनरल अवेयरनेस के पूछे जाते हैं, जिसमें आपका एचपीजी के आता है, करंट अफेयर, हिंदी, इंग्लिश, जनरल साइंस, सब कुछ जो है वो इसमें इंक्लूड होता है। 35 क्वेश्चन का जो है वो ये सेक्शन रहता है। तो आज की इस वीडियो में हम जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो है वो रिवाइज करने वाले हैं। एक तरीके से आपका 35 मार्क्स का आपका ये टेस्ट ही आप इसे एक तरीके से ले सकते हो। यहाँ से हम सभी क्वेश्चन को जो है वो डिटेल से रिवाइज करेंगे, ताकि आपको आपका एक रिवीजन हो सके और आपको जो है वो एक पता चले कि किस टाइप के क्वेश्चन आपका एचपीआरसी आपके जनरल अवेयरनेस सेक्शन से जो वो पूछ रहा है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज फॉर्म्ड बाय द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द चंद्रा एंड भागा रिवर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंद्रा और भागा नदियों के संगम से बनी है? ए ऑप्शन है आपका चिनाब, बी ऑप्शन है झेलम, सी ऑप्शन है ब्यास और डी ऑप्शन है आपका रावी। तो यहाँ पर आपसे ये चंद्रा और भागा जो है वो किस जो है वो नदियों के संगम से जो है वो कौन सी मेन रिवर जो है वो बनती है, ये पूछा गया है। एचपीजीके से आपसे ये क्वेश्चन बना है ना। तो यहाँ पर आप जानते हैं इजी क्वेश्चन ये है कि चंद्रा नदी आपकी जो है वो आपकी चंद्रताल से निकलती है और भागा नदी आपकी जो है वो सूरज ताल से निकलती है, और ये जो है वो तांडी में ये मिलती है। और कौन सी एक बड़ी नदी का निर्माण करते हैं? चिनाब नदी का जो है वो ये निर्माण करती है, चंद्रा और भागा नदी, है ना। यहाँ से थोड़ा सा ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। थोड़े से पॉइंट यहाँ पर चिनाब नदी के बारे में रिवाइज कर लेते हैं, ताकि आपका जो है वो एक तरीके से आने वाले एग्जाम में अगर कोई यहाँ से क्वेश्चन बना तो हमारा जो है वो अच्छा रिविजन यहाँ से हो सके। तो चिनाब नदी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चिनाब नदी का उद्गम आपसे पूछा जा सकता है कि उद्गम कहाँ से होता है ना। तो चिनाब नदी जो है वो आपको, जैसे कि इस क्वेश्चन में बताया है कि चंद्रा और भागा नदियां जो है ना वो जो है वो मिलती है, कौन से स्थान में मिलती है? तो वो आपका मिलती है आपका तांडी में जो है वो मिलती है। तांडी आप उद्गम स्थान लिख सकते हो, या फिर बारह लाचा दर्रा हमें जो है वो बुक्स में देखने को मिलते हैं। बारह लाचा दर्रा कहाँ पर है? ये आपका लाहौल स्पीति में है, ये बारह लाचा दर्रा, और तांडी स्थान भी आपका लाहौल स्पीति में है। तो यहाँ से ये चिनाब नदी निकलती है और ये जो है वो 2 जिलों में बहती है। कौन कौन से? एक आपके लाहौल एंड स्पीति में बहती है, और उसके बाद जो है वो चंबा में ये जाती है। चंबा के बाद ये जम्मू कश्मीर में जो है वो संसारी नाला से जो है वो प्रवेश करती है। तो इस तरीके से आपको चिनाब नदी के बारे में पता होना चाहिए। थोड़े से पॉइंट जो वो रिवर्स से भी यहाँ पर कवर कर लेते हैं, जैसे कि हिमाचल प्रदेश में 5 नदियां बहती है, सतलुज नदी, ब्यास नदी, आपकी रावी नदी, चिनाब नदी, यमुना नदी। अगर आपसे पूछे कि हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आपकी सतलुज नदी है। 320 किलोमीटर ये हिमाचल प्रदेश में बहती है। आपकी हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी नदी कौन सी है? तो यमुना नदी है, 22 किलोमीटर ही सिर्फ हिमाचल प्रदेश में बहती है। लेकिन एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो जल घनत्व के आधार पर ना सबसे बड़ी नदी आपसे पूछा है, तो आपका चिनाब नदी उस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है। तो इस तरीके से हमने ये नदियां भी यहाँ से रिवाइज कर ली। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, विच फ्लावर इज रिकॉग्नाइज एज द स्टेट फ्लावर ऑफ हिमाचल प्रदेश। स्टेट फ्लावर यानी कि राज्य पुष्प की बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश की। तो राज्य पुष्प यहाँ पर पूछा गया है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। जो है वो स्टेट फ्लावर आप जानते हैं आपका गुलाबी बुरांश है, यानी कि पिंक रोडोडेंड्रॉन को जो है वो हमारा स्टेट फ्लावर है ना। तो बिल्कुल इजी ये क्वेश्चन है, कई बार जो है वो एचपीआरसी ने अपने एग्जाम में ये पूछ लिया है। यहाँ से और क्या क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है आपके आने वाले अपकमिंग एग्जाम में, जैसे कि यहाँ पर स्टेट फ्लावर पूछा गया था, गुलाबी बुरांश। वैसे ही यहाँ से पूछा जा सकता है कि हमारा स्टेट एनिमल कौन सा है, तो बर्फानी तेंदुआ है, स्नो लेपर्ड है। स्टेट बर्ड कौन सा है? तो आपका जुजुराना है, वेस्टर्न ट्रैगोपन जिसे कहते हैं, है ना। आपसे पूछा जा सकता है कि स्टेट फ्रूट कौन सा है? तो एप्पल, सेब जो है वो हमारा स्टेट फ्रूट है। एप्पल बेल्ट ऑफ इंडिया भी आपका हिमाचल प्रदेश को कहा जाता है। स्टेट ट्री अगर आपसे पूछे तो देवदार हमारा स्टेट ट्री है। स्टेट स्पोर्ट्स अगर आपसे पूछे तो वॉलीबॉल हमारा स्टेट स्पोर्ट्स है। ओके, तो इस तरीके से ये ध्यान रखना। स्टेट फिश भी अगर आपसे पूछे तो गोल्डन महाशीर जो है वो हमारी स्टेट फिश है। तो इस तरीके से आपके आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। आई होप आपको एक आइडिया लग रहा होगा कि कैसे क्वेश्चन आपसे जनरल अवेयरनेस सेक्शन से पूछ रहा है आपका एचपीआरसी। देखिए, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं ना एचपीआरसी के अपकमिंग एग्जाम की, जैसे आप एचपी पटवारी एग्जाम, जेओएआईटी, या फिर आप जो है वो पंचायत सेक्रेटरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको जो है वो यहाँ पर कंप्लीट स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जा रही है ना। तो यहाँ पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है 7018186561। यहाँ पर आप मैसेज कीजिए कौन से एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो,
आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल और आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी। ओके जी, HPRC के लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग ये आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी। जैसे कि आप जो है वो यहाँ पर भी देख पा रहे होंगे कि इस तरीके से ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे टेस्ट सीरीज में, जो कि आपके लेटेस्ट HPRC के पैटर्न से ही रहेंगे। ओके जी, या फिर आप हमारे HP एग्जाम फेयर ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो, है ना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहां से भी आप इन कोर्सेज में जो है वो एनरोल हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की वहां पे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स इज नॉट वन ऑन विच द डलहौजी हिल स्टेशन इज स्प्रेड। कि निम्नलिखित में से कौन सी वह पहाड़ी नहीं है जिस पर डलहौजी हिल स्टेशन फैला हुआ है। पूछा गया है कौन सी ऐसी पहाड़ी नहीं है, नॉट पूछा गया है ना, नॉट यहाँ पर पूछा गया है, ध्यान रखना कि जिसमें डलहौजी हिल स्टेशन जो है वो फैला हुआ नहीं है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन है जाकू हिल। जाकू हिल में तो भैया डलहौजी नहीं है, ये हम जानते हैं, तो यहाँ पर नॉट पूछा गया था, तो ए ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है भैया। जाकू हिल कहाँ पर है? जाकू हमारी जो है वो शिमला में हमें देखने को मिलता है। शिमला सिटी की सबसे ऊंची चोटी आपके शिमला शहर की जाकू, है ना। वहां पर 108 फीट की जो है वो हमें हनुमान जी की मूर्ति भी देखने को मिलती है। तो जाखू तो जो है वो यहाँ पर शिमला में है, तो यहाँ पर डलहौजी में तो ये है नहीं, तो यहाँ पर ए ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन गया। तो इस तरीके से HPGK के तो आपको इजी क्वेश्चन ही आपसे HPRC पूछ रहा है। बाकी बकरोटा हिल हो गया आपका, कथलोग हिल हो गया, तेहरा हिल हो गया, तो यहाँ पर जो है वो इसमें जो है वो आपका डलहौजी स्टेशन आता है। ठीक है जी, आपसे यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल से यहाँ पर देखते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है कि डलहौजी जो है ना आपका, डलहौजी जो है वो 5 पहाड़ियों में फैला है। कौन कौन सी 5 पहाड़ियां हैं वो? बकरोटा हिल, कैथल घाट, पोट्रियन, तेहरा और बालून। ये कहाँ पर है? चंबा में हमें ये देखने को मिलती है। तो यहाँ पर हमारा डलहौजी हमारा हिल स्टेशन है चंबा का, यहाँ पर इन 5 पहाड़ियों में ये डलहौजी फैला है। तो इस तरीके से आपको ये सभी चीजें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है जी, यहाँ पर ना जाखू जैसे लिखा है, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि पूछा जाता है कि जाखधार कहाँ पर है। तो जाखधार और जाखू में ना कभी कंफ्यूजन मत करना। जाखू आपका शिमला में है ना, जाखू आपका शिमला में है, और जाखधार हमें जो है वो हमीरपुर में देखने को मिलता है। तो इस तरीके से आपको सारे पॉइंट जो है वो याद कर लेने हैं। आपसे यहाँ पर चंबा की पहाड़ियां जो है वो पूछी गई है। तो चंबा में और कौन कौन सी पहाड़ियां, चोटियां हमें देखने को मिलती है? तो पीर पंजाल हमें चंबा में देखने को मिलती है, कैलाश चोटी या फिर जिसे मणिमहेश चोटी के नाम से भी जाना जाता है चंबा में, नरसिंह टिब्बा आपका चंबा में है, गौरी देवी का टिब्बा है आपका, ग्यास पर्वत, दगानी धार, ये सभी जो है वो आपका चंबा में हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, Who was the governor of Himachal Pradesh on 25th January 1971 when it became a full state? तो जो है वो पूछा गया है कि 25 जनवरी 1971 को जब हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला ना, तब राज्यपाल कौन थे? यानी कि पूछा गया है 1971 में हमें जो है वो स्टेटहुड जो है वो हमें मिला था, है ना। 18वां राज्य जो है वो हिमाचल प्रदेश आपका बना था। कब बना था? 25 जनवरी 1971 को बना था। पूछा गया है कि उस टाइम जो है वो हमारे राज्यपाल कौन थे, यानी कि उस टाइम हमारे फर्स्ट ही राज्यपाल बने थे, है ना। तो आपसे एक तरीके से पूछा गया है कि हमारे पहले राज्यपाल कौन है ना। डायरेक्ट आपसे पूछा नहीं है, थोड़ा सा घुमाया है क्वेश्चन को कि इस टाइम राज्यपाल कौन थे। तो हमारे से ये जो है वो हमसे ये पहले राज्यपाल ही पूछ रहा है। तो हमारे पहले राज्यपाल कौन थे? तो हमारे फर्स्ट गवर्नर हिमाचल प्रदेश के थे S चक्रवर्ती। कौन थे? S चक्रवर्ती। S चक्रवर्ती जो है हमारे पहले गवर्नर थे। तो ए ऑप्शन आपको दिख रहा है, बिल्कुल सही, ए ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ओके जी, अगर आपको इसी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि 25 जनवरी 1971 को हमारे CM कौन थे, तो ये भी हमारे पहले CM ही इसी दिन बने थे। तो वो आपके कौन बने थे? आपके हमारे पहले चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री हमारे कौन बने थे? तो YS परमार बने थे। तो इस टाइप से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके जी, अच्छा, यहाँ से जब गवर्नर की बात कर ही रहे हैं तो बताइए हमारी पहली महिला गवर्नर हिमाचल प्रदेश की कौन है? तो वो है आपकी शीला कौल। शीला कौल जो है वो हमारी पहली महिला हिमाचल प्रदेश की गवर्नर रही है। अच्छा, और आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि हमारे वर्तमान में गवर्नर कौन है? वर्तमान में हमारे गवर्नर है कविंदर गुप्ता। ध्यान रखना, ये सारे क्वेश्चन ना बन सकते हैं आपके अपकमिंग एग्जाम में। कविंदर गुप्ता जी जो है हमारे वर्तमान में हमारे हिमाचल प्रदेश के गवर्नर है। अच्छा, एक क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो राज्यपाल का निवास स्थान है उस निवास स्थान का नाम क्या है? शिमला में वो निवास स्थान पड़ता है। तो आपको कमेंट सेक्शन में आपका आंसर आना चाहिए। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म इन इंडिया नोन एज LPG,
पी स्टैंड्स फॉर, पूछा गया है कि इकोनॉमिक रिफॉर्म हुए थे, कब हुए थे बताइए। एलपीजी रिफॉर्म आपके 1991 में हुए थे, है ना। तो हमने ये इकोनॉमिक्स सेक्शन, इकोनॉमिक्स की हमने जो है वो एक वीडियो बनाई थी, है ना, जिसमें हमने कंप्लीट इकोनॉमिक्स के सभी क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस किया था। वहां पर हमने बहुत बार ये रिवाइज किया है। अभी तक अगर आपने हमारी पिछली वो वीडियोस नहीं देखी है जिसमें हमने एचपीआरसी के सभी लेटेस्ट क्वेश्चन को डिस्कस किया है, तो वो आप हमारे चैनल में देख सकते हैं, जो है वो हमारे चैनल में जो है वो वीडियोज आपको मिल जाएगी, ठीक है जी। तो यहाँ पर क्वेश्चन में अब क्या पूछा है कि एलपीजी रिफॉर्म हुए थे। एलपीजी में पी जो है वो पी स्टैंड्स फॉर, पूछा गया कि पी का क्या अर्थ है ना। आप जानते हैं एलपीजी का मतलब क्या होता है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो यहाँ पर पी पूछा गया है, तो पी आपका ना ही प्राइसिंग है, ना ही यहाँ पर पब्लिक सेक्टर होता है, ना ही प्रोडक्शन होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन होता है एलपीजी में। एल यानी कि लिबरलाइजेशन, पी यानी कि प्राइवेटाइजेशन, जी यानी कि ग्लोबलाइजेशन। तो आपको ये इजी क्वेश्चन है, यहाँ से अभी तक कोई भी ऐसा मुश्किल क्वेश्चन अभी तक नहीं बना है। जनरल अवेयरनेस आपसे इजी पूछा जा रहा है ना। अच्छा, एलपीजी रिफॉर्म के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये क्यों हुए थे ये रिफॉर्म। देखिए, भारत में ना बहुत बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा था आपका भारत, है ना। इकोनॉमी को सुधारने के लिए ये जो है वो क्राइसिस हुए थे। एलपीजी इन्हें कहते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का क्या मतलब है, लिबरलाइजेशन का मतलब है कि गवर्नमेंट कंट्रोल को जो है वो कम करना है, एक तरीके से लिबरलाइजेशन हुए। अगर मैं आपको आसान भाषा में बताऊं, प्राइवेटाइजेशन क्या है कि प्राइवेट सेक्टर की जो है वो भागीदारी बढ़ाना, ओके। और ग्लोबलाइजेशन की का अर्थ क्या है, ग्लोबलाइजेशन होता है आपका इकोनॉमी को जो है वो दुनिया के लिए जो है वो खोलना, है ना। वर्ल्ड इकोनॉमी जो है वो वर्ल्ड मार्केट को बढ़ाना आपका ग्लोबलाइजेशन हुआ, ठीक है। तो ये आपका यहाँ से एलपीजी के बारे में हमने रिवाइज कर लिया, है ना। अच्छा, एलपीजी जब ये रिफॉर्म हुए थे ना 1991 में, उस टाइम फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, तो मनमोहन सिंह जी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो यहाँ से हमने इतने फैक्ट्स यहाँ से इस क्वेश्चन से रिवाइज कर दिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। द अपराइजिंग of 10 May 1857, which marked the beginning of the revolt of 1857 against British rule in India, first broke out at which military cantonment? ओके जी, पूछा गया है कि 10 मई 1857 का विद्रोह जो है वो हुआ था, जिसमें भारत ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ जो है वो 1857 के विद्रोह की शुरुआत को चिन्हित किया। पहली बार किस सैन्य छावनी से जो है वो ये विद्रोह जो है वो फूटा था। तो यहाँ से 1857 के रिवॉल्ट से ये क्वेश्चन बना है। तो आपने पढ़ा भी होगा कई बार कि आपका जो मेरठ से जो है वो 1857 के रिवॉल्ट की शुरुआत हुई थी, तो मेरठ सैन्य छावनी में हुआ था। अच्छा, ये बात क्या है ये 1857 के रिवॉल्ट की, भैया आपने पढ़ा भी होगा कि ये कि 1857 का रिवॉल्ट ना आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ भारत का ये पहला विरोध था, है ना। इसे जो है वो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से भी जाना जाता है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा था कि इसका इमीडिएट कॉज क्या बना था, इसका 1857 के विद्रोह का जो है वो इमीडिएट कॉज बना था कि एक अफवाह फैली थी, एक न्यूज आई कि जो आपके कारतूस है ना, जो कारतूस है उसमें गाय और सुअर की चर्बी से जो है वो कारतूस बना था, है ना। तो इस तरीके की आपकी अफवाह फैलती है और सैनिक क्या करते हैं, विरोध करते हैं, है ना। तो यहाँ पर मेरठ सैन्य छावनी से जो है वो ये आपका 1857 का रिवॉल्ट जो है वो ये फूटा था। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है ना। एक क्वेश्चन यहाँ से और रिवाइज कर लेते हैं कि जब 1857 का जब आपका विद्रोह हुआ ना, उस टाइम आपके गवर्नर जनरल कौन थे, तो आपके गवर्नर जनरल थे आपके कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग जो है वो इन्हें कहते हैं। लॉर्ड कैनिंग जो है वो उस समय जो है वो गवर्नर जनरल थे, ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। आप जो है वो लास्ट में अपना स्कोर भी बताइएगा कि कितना आपने आज के इस वीडियोस में आपने जो 35 क्वेश्चन है ना, आपने आउट ऑफ 30 कितने आपके जो है वो सही क्वेश्चन आपको आते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। विच ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग रेनफॉल टू मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग दी समर मंथ फ्रॉम जून टू सितंबर, की जून से सितंबर तक जो है वो ग्रीष्म महीने यानी कि समर जो है वो आपका मंथ है के दौरान जो है वो भारत के अधिकांश हिस्सों में वर्षा लाने के लिए मुख्यतः कौन सा परिवहन तंत्र जो है वो जिम्मेदार है। ए ऑप्शन है आपका ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, बी ऑप्शन है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, सी ऑप्शन है आपका नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड और डी ऑप्शन है आपका साउथ वेस्ट मानसून विंड। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, आपका साउथ वेस्ट मानसून विंड है। साउथ वेस्ट मानसून विंड से ही जो है वो इंडिया में लगभग जो है वो 70 से 80% रेनफॉल जो है ना इसी से ही होती है ना। इंडिया में जो है वो ये साउथ वेस्ट आपका मानसून है ना, ये जो है वो सबसे ज्यादा जो है वो बारिश करता है। अच्छा, आपसे पूछा जा सकता है कि यहाँ से कि इंडिया में सबसे पहले मानसून आता कहाँ है, तो केरल में आता है ना, केरल में आता है लगभग 1 जून के आसपास जो है वो आता है। तो इसकी 2 शाखाएं हैं, इसकी भी साउथ वेस्ट मानसून की भी, है ना।
एक आपकी अरब सागर वाली, एक आपकी बे ऑफ बंगाल वाली, है ना। तो थोड़ा सा इस मॉनसून को भी अच्छे से रिवाइज कर लेना। यहाँ से भी जो है वो ज्योग्राफी सेक्शन में भी यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिले थे। यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स भी लिखा है, तो ये आपका अक्टूबर नवंबर के आसपास आपने सुना होगा लौटता हुआ मौसम मॉनसून, रिट्रीटिंग मॉनसून, है ना। इसके दौरान जो है वो तमिलनाडु में बारिश होती है ना। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बारे में आपने सुना होगा, ये जो है वो आपका ये जो है वो आपका उत्तर पश्चिम दिशा में जो है वो, जैसे पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश में जो है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से जो है वो बारिश होती है। लेकिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, साउथ वेस्ट मानसून विंड जो है वो इसे कहते हैं, है ना। ध्यान रखना इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री इन इंडिया। इनमें से मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री का एग्जाम्पल कौन सा है। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, बिल्कुल। देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री होता क्या है। जो इंडस्ट्री अपना रॉ मटेरियल, जो कच्चा माल है ना, वो मिनरल से लेती है, उसे जो है वो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री कहते हैं। तो आयरन एंड स्टील जो है वो आपके ओर्स जो है वो हमें देखने को मिलते हैं, मिनरल जो है वो देखने को मिलते हैं। तो ये आपका मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, है ना। डेयरी इंडस्ट्री में कोई मिनरल नहीं है ना। कॉटन ये भी नहीं है, शुगर इंडस्ट्री भी नहीं है। तो ए ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो इस तरीके से इजी क्वेश्चन आपसे जनरल अवेयरनेस में पूछ रहे हैं। आई होप आपको एक आइडिया लग रहा होगा कि कैसे जो है वो मिक्स क्वेश्चन आपके जनरल अवेयरनेस से पूछ रहे हैं। कभी जो है वो आपका HPGK से क्वेश्चन बनता है, तो कभी हिस्ट्री जो है वो जियोग्राफी से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके जनरल अवेयरनेस सेक्शन में जो है वो बनेंगे। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ से बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। विच लेक लोकेटेड इन बिहार कटिहार डिस्ट्रिक्ट बिटवीन द गंगा एंड महानंदा रिवर वॉज रिसेंटली एडेड टू लिस्ट ऑफ रामसर साइट। की एक रामसर साइट जो है वो आपकी ऐड हुई है ना। कौन सी लेक जो है वो, एक लेक, किसी एक लेक को जो है वो इनमें से आपका रामसर साइट घोषित किया गया है, जो कि कहाँ पर है, बिहार में है, हमें देखने को मिलती है कटिहार डिस्ट्रिक्ट में ये हमें देखने को मिलती है, बिटवीन गंगा एंड महानदी रिवर के बीच में हमें देखने को मिलती है। तो कौन सी ऐसी झील है जिसे जो है वो जोड़ा गया है आपकी रामसर साइट में। ए ऑप्शन है आपका गोगाबील झील, बी ऑप्शन है आपका कंवर झील, सी ऑप्शन है आपका दीपोर झील और डी ऑप्शन है आपका शास्तम कोटा झील। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या है आपका गोगाबील झील। गोगाबील झील जो है ना, ये आपकी एक फ्रेश वाटर झील है बिटवीन गंगा एंड महानंदा रिवर। इसे जो है वो आपका रामसर साइट बिहार में जो है वो घोषित किया गया है ना। यहाँ पर एक कंवर लेक भी लिखा है, यहाँ ये भी आपका बिहार में है और ये पहली रामसर साइट थी आपकी बिहार की, है ना। तो ध्यान रखना इसको भी। लेकिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, गोगाबील जो है वो लेक इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए यहाँ से ना लेक की बात हो रही है, लेक्स की बात हो ही रही है, तो थोड़ा सा लेक्स को भी रिवाइज यहाँ से कर ही लेते हैं। ओके जी, तो लेक्स यहाँ से रिवाइज करते हैं। जैसे कि एक वुलर लेक है, वुलर लेक कहाँ है, J&K में हमें देखने को मिलती है। लार्जेस्ट आपकी फ्रेश वाटर लेक है ये इंडिया की, कौन सी, वुलर लेक। सांबर लेक भी एक इंपॉर्टेंट है, राजस्थान में हमें सांबर लेक देखने को मिलती है। मोस्ट सिलाइन लेक है आपकी इंडिया की। एक आपकी चिल्का लेक भाई बड़ी बार पूछते हैं, चिल्का लेक आपकी उड़ीसा में है आपकी, ये जो है वो आपकी लार्जेस्ट सिलाइन लेक है ना। सांबर आपकी मोस्ट सिलाइन लेक है, लेकिन चिल्का लेक जो उड़ीसा की है वो आपकी लार्जेस्ट सिलाइन लेक है ना। और ये जो है वो आपकी ब्रैकिश लेक भी आपकी है, चिल्का लेक है। अच्छा, और एक जो है वो लोकटक लेक जो है वो बड़ी पूछते हैं, लोकटेक लेक कहाँ पर है, तो मणिपुर में है ना। आपका चोलामू लेक कहाँ पर है, सिक्किम में है, हाईएस्ट लेक है इंडिया की। तो यहाँ से ये सारी लेक भी हमने रिवाइज कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्समैन वॉन द वुमेन्स 75 kg कैटेगरी टाइटल एट दी नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2026 इन नोएडा। एक नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई थी 2026 नोएडा में। कब ये हुई थी, जनवरी के आसपास की ये बात है ना, जनवरी में ये हुई थी। उसमें जो है वो पूछा गया कि किसने जो है वो वुमेन्स में 75 kg कैटेगरी में जो है वो टाइटल जीता। तो किसने जीता, ए ऑप्शन है इमरोज खान, बी ऑप्शन है निखत जरीन, सी ऑप्शन है लवलीना बुरगोहेन, डी ऑप्शन है आपका सनमचा चानू थोकचोम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, लवलीना। लवलीना ने जो है वो आपका 75 kg कैटेगरी में आपका ये नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप वुमेन जो है वो टाइटल जीता 2026 नोएडा में, है ना। तो ये ध्यान रखना, लोवीना है ना। लोवीना जो है ना, ये लोवीना से जो है वो ये आपके असम से इनका संबंध है आपका, लोवीना से, है ना। ये आपकी ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट भी है, जो कि आपकी लोवीना बोरगोहेन, है ना। यहाँ पर ना निखत जरीन भी लिखा है। निखत जरीन जो है ना, ये भी जो है वो ये नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2026 ये भी जीती है। लेकिन ये कौन सी कैटेगरी में ये जीती है, ये आपकी जीती है 52 kg कैटेगरी टाइटल ये जीती है, जबकि आपकी लवलीना आपकी 75 kg कैटेगरी में ये जीती है। तो ये दोनों नाम आपको याद रखना, ये यहाँ से पूछ सकते हैं। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 11, इन जनवरी 2026, तो करंट अफेयर के क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो गए हैं पूछना। इंडिया एम्फेसाइज द डेवलपमेंट ऑफ सेमीकंडक्टर एंड टेलीकॉम इकोसिस्टम अंडर विच नेशनल प्रोग्राम एम्ड एट स्ट्रेंथनिंग इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, की जनवरी 2026 में भारत ने इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को सुदृढ़ करने के लिए उद्देश्य से किस राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत अर्धचालक और दूर संचार परितंत्र के विकास पर बल दिया है? कि आपका जो है वो एक मिशन है, कि कौन सा ऐसा मिशन है जिसमें जो है वो आपके भारत ने क्या किया है कि आपका सेमीकंडक्टर जो है वो आपका सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा को जो है वो डेवलपमेंट की बात की है ना, तो ये बात यहाँ पे कर रहा है। तो कौन सा ऐसा मिशन है सेमीकंडक्टर एंड टेलीकॉम इकोसिस्टम के डेवलपमेंट की बात जिसमें हुई है? तो यहाँ पर आपका कौन सा मिशन है? आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ए ऑप्शन है, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। ये तो नहीं है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, देखिए नाम से ही क्लियर हो रहा है, सेमीकंडक्टर, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, बी ऑप्शन। ठीक है जी। देखिए इसमें क्या है ना, इस मिशन में इसका एम क्या है कि भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना इसका एम है। सेमीकंडक्टर जो है वो चिप्स बनती हैं, उनको इंपोर्ट पर, सेमीकंडक्टर चिप जो है वो हम जो है वो इंपोर्ट जो है वो करते हैं बहुत सारा, है ना, उस इंपोर्ट पर नियंत्रण जो है वो आपके निर्भरता जो है वो उसमें कम करना ही जो है वो इसका जो है वो एम है, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। ठीक है, तो ध्यान रखना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, हु वाज द विनर ऑफ मेंस सिंगल टाइटल एट विंबलडन 2025? विंबलडन 2025 में जो है वो कौन जो है वो मेंस सिंगल टाइटल जीता है? देखिए विंबलडन आजकल चले हैं, है ना, अभी आपसे 2025 का क्वेश्चन बना है, तो आपसे 2026 का भी बन सकता है। जब आपके हमारा जो है वो अभी जो है वो डाटा आएगा कि कौन जीता है, तो मैं आपको ये जो है वो आने वाली वीडियोस में बता दूंगा, क्योंकि यहाँ पर 2025 का भी पूछा गया है। तो यहाँ पर 2025 में मेन सिंगल टाइटल किसने जीता था? जेनिक सिन्नर ने जीता था। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जेनिक सिन्नर बड़ी बार ये जीत चुके हैं ना, विंबलडन 2025 ये जीते हैं, मेन सिंगल टाइटल ये जीते हैं ना। कहाँ के ये है आपसे पूछा जाता है, तो इटली के ये प्लेयर है, आपके टेनिस प्लेयर है इटली के, है ना। अच्छा, जब यहाँ पर मेंस टाइटल पूछा गया है तो आपसे वुमेन्स सिंगल टाइटल भी पूछा जा सकता है। तो वुमेन्स सिंगल टाइटल 2025 में किसने जीता था? ईगा स्वेटेक ने ये जीता था, है ना। ये आपकी वुमेन्स सिंगल टाइटल इन्होंने विंबलडन 2025 में जीता था। तो ये विंबलडन आजकल चले हैं, तो ये इसको जो है वो आप फॉलो करते रहना, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार। ओके जी। देखिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं ना HPRC के अपकमिंग एग्जाम की, तो हम आपको कंप्लीट टेस्ट सीरीज जो है वो HPRC के लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग हम जो है वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पर आपको नंबर दिख रहा है 7018186561। यहाँ पर आपको जो है वो मैसेज करना है कि कौन से एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। हम आपको कंप्लीट टेस्ट सीरीज जो है वो इसी वे में, इसी तरीके से हम आपको जो है वो टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन देंगे लेटेस्ट HPRC के पैटर्न के अकॉर्डिंग। स्टडी मटेरियल भी हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, या फिर आप हमारी HP एग्जाम अफेयर ऐप के साथ जुड़ सकते हैं, वहां पर भी आप जो है इन पे एनरोल जो है वो हो सकते हैं। ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13। अकॉर्डिंग टू अ PIB रिपोर्ट रिलीज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस इन February 2026, which technology enable over 3.93 करोड़ वर्चुअल कोर्ट हियरिंग अक्रॉस इंडिया? कि फरवरी 2026 में ना विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा जो है वो एक प्रेस सूचना कार्यालय की रिपोर्ट के अनुसार जो है वो क्या हुआ कि किस तकनीक ने पूरे भारत में 3.93 करोड़ से अधिक दूरस्थ न्यायालय सुनवाइयों को सुनकर बनाया है? तो ए ऑप्शन है आपका पोस्टल ट्रायल, बी ऑप्शन है पेपर फिलिंग, सी ऑप्शन है रेडियो हियरिंग, डी ऑप्शन है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। पूछ क्या रहा है इस क्वेश्चन में? थोड़ा सा जो है वो आपको क्वेश्चन अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि पूछा गया है कि किस टेक्नोलॉजी से जो है वो 3.93 करोड़ जो है वो वर्चुअल हियरिंग हुई है, किस टेक्नोलॉजी की मदद से हुई है? तो पोस्टल ट्रायल से तो नहीं हुई है, ना ही पेपर फिलिंग से हुई है, ना ही रेडियो हियरिंग से हुई है। आपने सुना होगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही जो है वो ये हो सकता है, ये पॉसिबल भी हुआ है कि 3.93 करोड़ ये वर्चुअल हियरिंग जो है वो हुई है। तो आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। तो थोड़ा सा आपको जो है वो प्रेजेंस ऑफ माइंड आपको एग्जाम में रखना है। इसमें जो है वो ज्यादातर आपसे फैक्ट नहीं पूछे जा रहे हैं जनरल अवेयरनेस में, बस आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका एग्जाम में होना चाहिए, है ना।
आप इजीली आप सॉल्व जो है वो कर लोगे क्वेश्चंस को। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की आप बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। इन 1865 हु प्रपोज्ड द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स व्हाइल अटेम्प्टिंग टू क्लासिफाई एलिमेंट्स बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। देखिए साइंस से क्वेश्चन बन गया कि लॉ ऑफ ऑक्टेव किसने दिया है ना। लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या है, देखिए एलिमेंट डिस्कवर हो रहे थे है ना, जब एलिमेंट डिस्कवर हो रहे थे 1865 की बात है, तो उनको क्लासीफाई करना, अरेंज करना बड़ा इंपॉर्टेंट था। तो बड़े अलग अलग जो है वो साइंटिस्ट आते हैं और वो अलग अलग तरीके से एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं। तो एक न्यूलैंड करके आए थे, तो न्यूलैंड ने क्या किया था, आपका ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, जॉन अलेक्जेंडर रीना न्यूलैंड। इन्होंने क्या किया, लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया, एलिमेंट को कैसे अरेंज किया, जैसे आपका ऑक्टेव के रूप में, जैसे आपका म्यूजिक में होता है सा रे गा मा पा धा नी सा, यानी कि आपका जो 8th एलिमेंट है ना वो फर्स्ट एलिमेंट के जैसे प्रॉपर्टी दिखाता था, जैसे कि आपका ये लॉ ऑफ ऑक्टेव में होता है ना। तो ये किसने दिया है आपका लॉ ऑफ ऑक्टेव, न्यूलैंड ने दिया है। इन्होंने क्या किया था कि एटॉमिक मास के बेस पे आपका जो है वो एलिमेंट को अरेंज किया था और देखा कि 8th एलिमेंट जो है ना वो एवरी 8th एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट की तरह प्रॉपर्टी शो कर रहा है। तो ठीक है जी, उनकी कुछ आपकी लिमिटेशन भी निकली, जैसे कि ये लॉ ऑफ ऑक्टेव आपका कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल हो पाया है ना, नोबल गैसेस को इन्होंने इग्नोर किया था। तो कुछ आपकी लिमिटेशन होती है। फिर आपके अगले साइंटिस्ट आते हैं, जैसे कि यहाँ से और क्या क्वेश्चन आपसे जो है वो बन सकता है, यहाँ से बन सकता है कि पीरियोडिक टेबल के फादर किसे कहा जाता है, तो मेंडलीव ने आपका सबसे पहले पीरियोडिक टेबल दिया था। मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल में को जो है वो एलिमेंट को एटॉमिक मास के बेस पर जो है वो अरेंज किया था। उसके बाद उसमें भी मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में भी कुछ लिमिटेशन थी। फिर आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आता है ना, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपका हेनरी मोसेली ने दिया है ना, उन्होंने एलिमेंट को एटॉमिक नंबर के बेस पर जो है वो अरेंज किया। तो इस तरीके से आपको क्लियर होनी चाहिए सारे टॉपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आई होप आपका एक रिवीजन भी हो रहा होगा। जैसे मैं आपको एक्स्ट्रा पॉइंट बताता हूँ ना, अगर आपको कुछ पॉइंट्स पता नहीं है ना तो आप अपने पास नोट करते रहना इन पॉइंट को, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपके एग्जाम के लिए बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। व्हाट इज द मेन स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ डीएनए प्रपोज्ड बाय वॉटसन एंड क्रिक व्हेन लुक्स लाइक अ ट्विस्टेड लेडर। तो डीएनए के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। तो डीएनए का स्ट्रक्चर के लिए ना एक मॉडल आता है, कौन सा आता है, सिंगल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर नहीं भैया जी, सिंगल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर तो आपका आरएनए का होता है ना। आरएनए क्या होता है आपका, राइबोन्यूक्लिक एसिड, और डीएनए क्या होता है आपका, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो आपका सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर आपका आरएनए का होता है, जबकि डीएनए का आपका होता है डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, यानी कि ये आपका डीएनए का होता है आपका डबल हेलिक्स मॉडल पे ये आपका बेस्ड है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। किसने ये मॉडल दिया आपका, डबल हेलिक्स मॉडल, तो ये आपका वॉटसन और क्रिक ने ये जो है वो दिया था, है ना। क्या फर्क क्या है इन दोनों में, डीएनए और आरएनए में। डीएनए आपका जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर करता है ना, और राइबोन्यूक्लिक एसिड आपका प्रोटीन सिंथेसिस में जो है वो हेल्प करता है ना। तो डीएनए आपका जो है जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि डीएनए आपका डबल हेलिक्स का स्ट्रक्चर है ना, आरएनए का सिंगल स्ट्रैंडेड है। आपको और क्या पता होना चाहिए, यहाँ से शुगर भी कई बार पूछ लिया जाता है। डीएनए में शुगर आपका डीऑक्सीराइबोज है और आरएनए में आपका शुगर राइबोज है। कई बार बेस से भी क्वेश्चन बन जाता है कि डीएनए में बेस आपका थायमाइन है और आरएनए में आपका बेस यूरासिल होता है। तो ये थोड़े से पॉइंट होते हैं ना कुछ, इनको जो है वो बार बार रिवाइज करते रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। also known as Newtonian mechanics, which branch of physics deal with motion of a macroscopic object under influence of force। एक आपकी ब्रांच है मैकेनिक्स की, फिजिक्स की ब्रांच है जो आपके डील करती है मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के साथ, है ना। तो पूछा गया है कौन सी ऐसी ब्रांच है, न्यूटोनियन मैकेनिक्स उसे कहते हैं। तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स ना आपकी क्लासिकल मैकेनिक्स को कहते हैं। क्लासिकल मैकेनिक्स आपका न्यूटन ने दिया था, इसलिए इसे न्यूटोनियन मैकेनिक्स भी कहते हैं, जो कि आपके मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट की स्टडी के साथ डील करती है ना। तो आपका ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो आपका साइंस से भी, जनरल साइंस से भी आपसे अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आपसे बायोलॉजी का क्वेश्चन बना, केमिस्ट्री का बना, फिजिक्स का बना, तो सारे क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं, ठीक है जी। आपसे यहाँ पर क्वांटम मैकेनिक्स क्या होता है, क्वांटम मैकेनिक्स ऑप्शन में दिखा है। क्वांटम मैकेनिक्स आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, सब एटॉमिक पार्टिकल से रिलेटेड आपका क्वांटम मैकेनिक्स होता है। रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स क्या होता है, रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स आपका हाई स्पीड ऑब्जेक्ट की जो स्टडी होती है उससे रिलेटेड आपका ये रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स होता है। तो ये थोड़े थोड़े आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर
17 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर का इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है? ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया, टाइफॉइड या फिर हीमोफीलिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? हीमोफीलिया। देखिए दो तरीके के ये डिसऑर्डर होते हैं ना, एक आपका होता है जेनेटिक डिसऑर्डर, एक होता है आपका इन्फेक्टियस डिजीज है ना। जेनेटिक डिसऑर्डर क्या होता है? जो जीन की वजह से होते हैं। तो ये आपका जो हीमोफीलिया है ना, ये आपका जीन्स की वजह से होता है। क्या होता है हीमोफीलिया? हीमोफीलिया होता है आपके ब्लड क्लॉटिंग जो है वो सही से नहीं हो पाती है, ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, जीन की वजह से होता है। तो ये डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जो ये बाकी तीन दिखे हैं ना, टीबी है, मलेरिया है, टाइफाइड है, ये क्या है? आपकी डिजीजेज है। कैसी डिजीज है? इन्फेक्टियस डिजीजेज है। इन्फेक्टियस डिजीजेज है जो आपके बैक्टीरिया, वायरस एटसेट्रा की जो है वो एक्सेट्रा से जो है वो होते हैं। तो ये आपके जो है वो बाकी डिजीज है, ये आपका जेनेटिक डिसऑर्डर है। कौन सा? हीमोफीलिया। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन वर्ड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। तो यहाँ पर इंग्लिश का क्वेश्चन अब बन गया है आपके, देखा। तो यहाँ पर ना आपसे हर जो है वो आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं, HPGK से आपसे क्वेश्चन बन रहा है, हिंदी से बन रहा है, इंग्लिश से बन रहा है आपका, है ना। तो यहाँ से हर टाइप से आपसे क्वेश्चन इन 35 सेक्शन में बन रहे हैं, लेकिन इजी क्वेश्चन बन रहे हैं। अगर आपका अच्छे से आप क्वेश्चन को रीड करोगे ना, तो आप इजीली सॉल्व कर लोगे। 18th क्वेश्चन है आपका कि मोस्ट अप्रोप्रिएट जो है वो ऑप्शन आपको सब्सटीट्यूट करना है अंडरलाइन वर्ड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। तो आप शी लीक्ड द सीक्रेट इन द फंक्शन, कि उसने क्या कर दिया? लीक किया उसने सीक्रेट, है ना, इन दी फंक्शन। तो यहाँ पर अंडरलाइन ये है, ये आपका लीक द सीक्रेट। यहाँ पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जैसा क्वेश्चन ये आपसे पूछा गया है। तो लीक द सीक्रेट को क्या कहते हैं? बरीड दी हैचेट। बी ऑप्शन है आपका ब्लू हर ट्रम्पेट। सी ऑप्शन है आपका स्पिल्ड द बीन्स। डी ऑप्शन है सेट ऑन फेंस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? स्पिल्ड द बीन्स। इसका मतलब क्या होता है? ये आपका ना आपका इडियम हम कह सकते हैं इसे, स्पिल्ड द बीन्स। इसका मतलब होता है कि इसने क्या कर दिया? सीक्रेट जो है वो रिवील कर दिया, सीक्रेट बता दिया। तो ये होता है आपका स्पिल्ड द बीन्स का मतलब। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, लीक्ड द सीक्रेट। ठीक है जी। कुछ और भी है, जैसे यहाँ पर बरीड द हैचेट का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि एक तरीके से झगड़ा खत्म कर देना। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में लिखा होगा, है ना। स्पिल द विंस इज एन इडियम मीनिंग टू रिवील अ सीक्रेट। बिल्कुल यही तो मैंने आपसे कहा कि रिवील सीक्रेट को रिवील करना ही क्या है आपका? स्पिल द बीन्स का मतलब होता है लीक्ड द सीक्रेट, है ना। ब्यूरिड द हैचेट का क्या मतलब है? एंड अ कन्फ्लिक्ट, यानी कि कोई झगड़ा खत्म करना आपका ये मतलब होता है इसका। ब्लू हर ट्रम्पेट का मतलब क्या है? मीन्स टू बोस्ट। बोस्ट यानी कि आपका इसका मतलब होता है आपका कि अपनी तारीफ करना है एक तरीके से, है ना। और सेट ऑन द फेंस का मतलब क्या है? टू रिमेन अनडिसाइडेड। अनडिसाइडेड मतलब कि आपका कि किसी एक साइड का डिसीजन जो है वो नहीं ले पाता है अच्छे से, तो ये आपका होता है ये सेट ऑन दी फेंस का मतलब। तो ये थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखने हैं, ये सारे इडियम्स आपसे क्वेश्चन में बन रहे हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ से बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। फाइंड एंटोनियम ऑफ करेज इन द सेंटेंस। करेज का यहाँ पर एंटोनियम पूछा गया है, ऑपोजिट क्या होता है आपका करेज का? तो करेज का आपका होता है डिसकंसल्टिंग, पैल्पेबल, पेरिलसली। डी ऑप्शन है आपका टिमिडिटी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप बताइए कि करेज का एंटोनियम क्या है? तो करेज का आपका एंटोनियम आपका होता है, करेज आपका होता क्या है? करेज आपका होता है एक तरीके से साहस। तो आपका ये जो करेज है ना, इसका आपका एंटोनियम होता है आपका टिमिडिटी। टिमिडिटी क्या होता है? लैक ऑफ करेज, है ना। लैक ऑफ करेज आपका टिमिडिटी होता है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। Complete the sentence by choosing the appropriate option. He solved dash problem that no one else could. He solved dash problem. ए ऑप्शन है नो आर्टिकल। आर्टिकल्स ये से जो है वो ये क्वेश्चन बना है। ए बी ऑप्शन है ए, सी ऑप्शन है एन, डी ऑप्शन है द। ही सॉल्व्ड डैश प्रॉब्लम दैट नो वन एल्स कुड। बताइए कौन सा आर्टिकल इसमें लगता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ना वो यहाँ पर बात हो रही है प्रॉब्लम दैट नो वन एल्स कुड। यहाँ पर स्पेसिफिक प्रॉब्लम की बात हो रही है जिसे कोई भी सॉल्व जो है वो नहीं कर पाता है ना, उस स्पेसिफिक चीज की बात हो रही है। तो यहाँ पर क्या आएगा? द प्रॉब्लम आएगा। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जब हम किसी स्पेसिफिक पर्टिकुलर चीज की बात कर रहे हैं तो वहां पर जो है वो आपका द जो है वो आता है। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 21। सब्सटीट्यूट द हाईलाइटेड फ्रेज विद वन वर्ड। हाईलाइटेड फ्रेज को जो है वो आपको सब्सटीट्यूट करना है वन वर्ड में है। ठीक है जी। वन वर्ड यहाँ पर पूछा गया है।
शी हैज स्ट्रॉन्ग डीप hatred for all things that reminded her of her native village। तो यहां पर जो है वो पूछा गया है कि शी हैज अ स्ट्रॉन्ग, यहाँ पर जो हाईलाइटेड फ्रेज है ना वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर हाईलाइटेड है आपका स्ट्रॉन्ग डीप हेट्रेड। स्ट्रॉन्ग डीप हेट्रेड जो है वो यहाँ पर जो है वो ये आपका हाईलाइटेड है। इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको बताना है। ए ऑप्शन है आपका एन एम्पैथी, बी ऑप्शन है न्यूट्रलिटी, सी ऑप्शन है एन एंटीपैथी, डी ऑप्शन है सिंपैथी। बताइए क्या होता है। सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग डीप हेट्रेड का मतलब क्या आता है, क्या होता है। इसका मतलब होता है एक तरीके से आपका जो है वो स्ट्रॉन्ग डीप यानी कि गहरा, है ना, गहरी। हेट्रेड का मतलब हुआ एक तरीके से डिसलाइक करना, नफरत करना, है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है ना, एन एंटीपैथी। एंटीपैथी भी जो है वो इसे कहते हैं ना, स्ट्रॉन्ग डीप हेट्रेड, है ना, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक करना एक तरीके से। तो ये आपका क्या होता है, एंटीपैथी ये होता है, ध्यान रखना। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए एम्पैथी नहीं होगा, न्यूट्रलिटी भी नहीं होता है, सिंपैथी भी नहीं होता है, तो एंटीपैथी ही एक बच गया है। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए यहाँ पर लिखा भी है, एंटीपैथी मीन्स स्ट्रॉन्ग डीप सीटेड या फिर डिसलाइक करना, स्ट्रांगली डिसलाइक करना ही क्या होता है, एंटीपैथी होता है। एम्पैथी क्या होता है आपका, अंडरस्टैंडिंग अदर फीलिंग्स होता है। न्यूट्रलिटी होता है टेकिंग नो साइड, कि किसी की भी साइड नहीं लेना। सिंपैथी क्या होता है, पिटी और कंपैशन होता है। ठीक है जी, तो ये आपको ध्यान में रखना है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स में जो है वो फिल करना है। द लॉयर आर्ग्यूड सो डैश दैट इवन द ज्यूरी सीम टू डाउट द एविडेंस। तो यहां पर क्या आएगा, ए ऑप्शन है आपका परसुएजन, बी ऑप्शन है आपका परसुएसिवली, सी ऑप्शन है आपका परसुएडेड, डी ऑप्शन है आपका परसुएसिव। तो यहां पर पूछा गया द लॉयर आर्ग्यूड। आर्ग्यूड क्या है, यहाँ पर वर्ब है आपका आर्ग्यूड, है ना, वर्ब है आपका आर्ग्यूड। वर्ब के बाद क्या आता है यहाँ पर, वर्ब के बाद यहाँ पर आएगा एडवर्ब। एडवर्ब इन चार में से जो वो ऑप्शन में दिया है एक एडवर्ब है, तो कौन सा इनमें से एडवर्ब है। परसुएजन क्या है, परसुएजन तो एक तरीके से नाउन हो गया हमारा, है ना। परसुएसिवली क्या हो गया, ये आपका एडवर्ब है भैया। बी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका आंसर है, क्योंकि एडवर्ब है, वर्ब के बाद आपका एडवर्ब आएगा। ठीक है जी, परसुएडेड नहीं होगा, ये आपका वर्ब हो जाएगा, है ना। परसुएसिव भी नहीं होगा, क्योंकि ये भी आपका एडवर्ब हो जाएगा। सॉरी, परसुएसिव आपका क्या हो जाएगा, परसुएसिव आपका एडजेक्टिव ये हो जाएगा, आपका एडजेक्टिव, है ना। तो इसीलिए ये नहीं आएगा, एडवर्ब इसमें आएगा। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा नॉलेज होनी चाहिए कि आपका वर्ब एडवर्ब की। ठीक है जी, तो यहाँ से ऐसे क्वेश्चन आपके इंग्लिश सेक्शन से बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन वर्ड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। कि इसमें से आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन जो है वो आपको सब्स्टिट्यूट करनी है, जो कि आपका अंडरलाइन वर्ड सेगमेंट जो है वो दिया है। हर सिस्टर अराइव्ड एट द क्राइम सीन कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड। कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड को हम किससे जो है वो सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ए ऑप्शन है आपका वंस एंड फॉर ऑल, बी ऑप्शन है ऑफ एंड ऑन, सी ऑप्शन है हैंड इन ग्लव, डी ऑप्शन है आउट ऑफ द ब्लू। अनएक्सपेक्टेड यानी कि अचानक, अचानक जो है वो आई, है ना, अचानक ही हर सिस्टर के कैसे आई जो है वो अराइव्ड एट द क्राइम सीन जो है वो कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड, अचानक वो आ गई। तो यहाँ पर जो है वो इनमें से कौन सा जो है वो इसको सब्स्टिट्यूट हम कर सकते हैं इसकी जगह। तो यहाँ पर वंस एंड फॉर ऑल भी नहीं आएगा, क्योंकि इसका मतलब होता है कि वंस एंड फॉर ऑल का मतलब एक तरीके से होता है फाइनली वो आ गई, है ना, फाइनली होता है ना, तो ये भी नहीं हो सकता। ऑफ एंड ऑन का मतलब होता है आपका एक तरीके से ओकेजनली होता है। क्या होता है, ओकेजनली होता है ना। और आपका हैंड इन ग्लव का मतलब क्या होता है, हैंड इन मन का ग्लव का मतलब होता है कि मिलकर काम करना। तो ये सभी तो रिलेटेड नहीं लग रहे हैं, तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, आउट ऑफ द ब्लू। आउट ऑफ द ब्लू का मतलब ही आपका सडन होता है, अनएक्सपेक्टेडली होता है ना। वंस इन अ ब्लू आपने सुना भी होगा। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। तो इजी क्वेश्चन आपसे इंग्लिश से भी बन रहे हैं, ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं बन रहे आपके जनरल अवेयरनेस सेक्शन में। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। ध्वनि के संचरण के लिए क्या आवश्यक होता है। यहाँ पर अब साइंस से फिर से एक क्वेश्चन बना है कि ध्वनि साउंड होता है आपका, साउंड ट्रेवल करने के लिए क्या जरूरी होता है। ए ऑप्शन है माध्यम, बी ऑप्शन निर्वात, सी ऑप्शन है ऊष्मा, डी ऑप्शन है प्रकाश। तो भैया जी मीडियम चाहिए, माध्यम चाहिए आपके साउंड को ट्रेवल करने के लिए। या तो सॉलिड चाहिए, लिक्विड चाहिए, गैस चाहिए। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। इजी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है साइंस सेक्शन से। तो आपको क्या चाहिए ना, ज्यादा फैक्ट नहीं पूछ रहा है आज पीआरसी, आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक कर रहा है कि आपको कितना अच्छे से आपकी अंडरस्टैंडिंग है एग्जाम में। ठीक है जी, प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका कैसा है। तो आपको अच्छे से जो है वो क्वेश्चंस को रीड करना है और जल्दी से अपना आंसर जो है वो बेस्ट आंसर टिक करना है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25।
आसमान से बातें करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो अब आपका हिंदी सेक्शन से भी क्वेश्चन बन ही गए। आसमान से बातें करने का आपका मुहावरा है ये, किसका सही अर्थ क्या है? बड़ी चिंता करना, ये तो नहीं है। बड़ी हंसी आना, ये भी नहीं है। आपका बेपरवाह होना, ये भी नहीं है। आसमान से बातें करने का मतलब है बहुत ऊंचा होना। जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। एक एग्जाम्पल है कि यह इमारत तो आसमान से बातें कर रही है। आसमान से बातें कर रही है यानी कि ये इमारत कैसी है, ये बहुत बड़ी है। तो ये इस तरीके से हम इस मुहावरे का यूज कर लेते हैं। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है जी, इजी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ये भी। क्वेश्चन नंबर 26 है यहाँ पर, पल्ला पकड़ना मुहावरे का क्या होता है? पल्ला पकड़ना क्या होता है? पल्ला पकड़ना होता है होश ना रहना, नहीं ऐसा तो नहीं है। पक्की मित्रता होना, नहीं भैया। बहुत थक जाना भी नहीं। सहारा लेना आपका पल्ला पकड़ना है। सहारा लेना कि आपका जो है वो पल्ला पकड़ना आपका सहारा लेना होता है। इजी क्वेश्चन है, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य जो है वो शुद्ध है? वाक्य शुद्धि से यहाँ पे क्वेश्चन बना है। ए ऑप्शन है, सच्चे मित्र वही होते हैं जो कठिन समय में साथ देते हैं। तो ये जो है वो सही लग रहा है। बाकी देखते हैं। बी ऑप्शन, सच्चे मित्र वही होते हैं जो कठिन समय में साथ देते हैं। ये तो बिल्कुल सिमिलर सा है। सी ऑप्शन पढ़ते हैं, सच्चे मित्र वही होता है, नहीं भैया जी, वही होते हैं। यहाँ पर बहुवचन की बात हो रही है, तो ये तो गलत होगा। डी ऑप्शन, सच्चे मित्र वही होते हैं, हे यहाँ पर गलत है। हे यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर तो है आना चाहिए। तो ये भी तो ये दो स्टेटमेंट्स तो गलत है। इन दो में आपको डाउट हो रहा होगा, है ना। यहाँ पर बहुवचन है, सच्चे मित्र की यहाँ पर बात हो रही है, तो होते हैं तो यहाँ पर आएगा। जो कठिन समय में साथ देते हैं, बिल्कुल सही। बी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर है। कैसे ये बिल्कुल सही आंसर है बताइए? यहाँ पर ना क्या होता है कि जब बहुवचन होता है ना, तब आपका आता है आपका, जैसे आपका होते हैं जो है वो आपका आता है होते हैं। ठीक है जी, देते हैं तो ये यहाँ पर आता है। इस तरीके से ना है में जो है वो बिंदी लग जाती है, हैं बन जाता है जब बहुवचन आता है। लेकिन ए ऑप्शन में देखिए यहाँ पर है लिखा है, बिंदी नहीं है। तो एक बिंदी की वजह से जो है वो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। तो इतना जो वो आपको सोचना पड़ेगा, इतना प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना पड़ेगा कि कहाँ पर यह शुद्धि हो रही है इस वाक्य में। ठीक है जी, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। जैसे कि आपसे क्वेश्चन बनेगा, लड़का है। देखिए एक वचन है, तब आप है का यूज करेंगे। लेकिन जब लड़के की बात करेंगे ना, जब बहुवचन आ गया लड़के, तो आप है नहीं, आप क्या बोलोगे? लड़के हैं। ठीक है जी, तो इस तरीके से आपका ये कंसेप्ट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। आप मन यहाँ पर ये मिस प्रिंट है, क्या यहाँ पर आएगा? या यहाँ पर लिखा है, तो यहाँ पर क्या आएगा? क्या यहाँ पर आएगा? आप मन डैश क्या सोच रहे हो, तो यहाँ पर क्या आएगा? कौन सा? वाक्य को अधिकरण कारक के द्वारा पूरा करें। अधिकरण कारक कौन सा होता है? आपने पढ़ा होगा ये टेबल, एक बार कभी ना कभी आपने पढ़ा ही होगा। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे। तो अधिकरण में जो कारक आता है ना, वो मैं और पर आता है। तो यहाँ पर कौन सा आपको दिख रहा है? के निमित्त नहीं होता है। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से जुदाई, संबंध का के की, अधिकरण मैं पर। तो इस तरीके से आपको ये टेबल होना चाहिए। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए इस तरीके से ये बनेगा, आप मन में क्या सोच रहे हो। ठीक है जी, तो ये इस तरीके से ये सही बन जाता है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। अध्यापक बोर्ड पर गणित डैश कठिन सवाल लिख रहे हैं। गणित क्या आएगा यहाँ पर? गणित को कठिन सवाल लिख रहे हैं, नहीं भैया ये तो नहीं बना। गणित में कठिन सवाल लिख रहे हैं, ये भी नहीं आएगा। गणित पर कठिन सवाल लिख रहे हैं, नहीं। गणित के कठिन सवाल लिख रहे हैं। यहाँ पर फिर से ये आपसे कारक से क्वेश्चन बना है। कौन सा कारक है आपका? के। तो अभी हमने टेबल रिवाइज किया था, तो के आपका ना संबंध में आता है, संबंध का के की। ठीक है जी, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। आधुनिक समाज की समस्याओं के समाधान की खोज डैश जारी है। कालवाचक क्रिया विशेषण से जो है वो आपकी रिक्त स्थान जो है वो पूर्ण करे। कालवाचक की बात कर रहे हैं, कालवाचक क्रिया विशेषण। आधुनिक समाज की समस्याओं के समाधान की खोज डैश जारी है। ठीक है जी, तो बाहर जारी है। बाहर क्या आपका कालवाचक हुआ? नहीं भैया जी, बाहर तो आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। कैसा है भैया? स्थानवाचक है। धीरे धीरे, धीरे धीरे तो आपका रीतिवाचक होगा कि तरीका पूछ गया, रीतिवाचक है ना, रीतिवाचक। ठीक है जी, तो ये भी नहीं होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निरंतर, बिल्कुल यही आपका कालवाचक है। निरंतर आपका कालवाचक होता है क्रिया विशेषण, बिल्कुल सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए अब पढ़िए, आधुनिक समाज की समस्याओं के समाधान की खोज निरंतर जारी है, तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सर्वत्र, सर्वत्र आपका जो होता है, सर्वत्र होता है आपका स्थानवाचक ही, है ना। स्थानवाचक में ही हम सर्वत्र को ले सकते हैं। तो यहाँ पर कालवाचक पूछा था, तो सी
ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो गया। तो इजी क्वेश्चन आपसे हिंदी सेक्शन में पूछेगा, ऐसा नहीं है ना। देखिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं ना HPRC के अपकमिंग एग्जाम की, जैसे HP पटवारी, JOAIT, या फिर आप जो है वो पंचायत सेक्रेटरी की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, HP टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप जो है वो हम आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल और जो है वो टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर रहे हैं HPRC के लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग, है ना। जैसे ये आज का क्वेश्चन था जिसमें हमने जनरल अवेयरनेस सेक्शन को आज की इस टेस्ट एक तरीके से हमने डिस्कस किया, तो इसी तरीके से आपको कंप्लीट टेस्ट सीरीज में जो है वो कंप्लीट 120 मार्क्स के जो है वो टेस्ट सीरीज मिलेगी। तो आपको यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा 7018186561, यहाँ पर आप मैसेज कीजिए, यहाँ पर आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी। या फिर आप हमारे HP एग्जाम अफेयर ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 31। 7 बॉक्सेस, यहाँ पर अब रीजनिंग स्टार्ट हो गई है। 5 क्वेश्चन आपसे रीजनिंग के भी बन रहे हैं आपके HPRC से, जो जनरल अवेयरनेस सेक्शन में पूछ रहा है। यहाँ पर पूछा गया है कि 7 बॉक्सेस I, J, K, L, Q, R and S, ये 7 बॉक्सेस हैं, आर केप्ट वन ओवर दी अनदर, एक के बाद ये रखे गए हैं, है ना। तो यहाँ पर कंडीशन कुछ दी गई है, ओनली 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिलो L। तो यहाँ पर सबसे पहले ना नंबरिंग कर लेते हैं, 7 बॉक्सेस है तो 7 नंबर जो है वो लिख लेते हैं, 3, 4, 5, 6, 7। देखिएगा किस तरीके से इस क्वेश्चन को करते हैं हम। ओनली 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिलो L, तो L यहाँ पर पहली कंडीशन क्या है कि ओनली 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिलो L। L के बिलो में, L के नीचे जो है ना वो 2 बॉक्सेस रखे हैं, 2 बॉक्सेस रखे हैं, तो आपका L कहाँ पर आएगा, यहाँ पर एक बॉक्स यहाँ पर 7 में होगा, यहाँ पर 6 में होगा, तो L यहाँ पर 5वें नंबर पे आपका होगा, तभी तो L के नीचे 2 बॉक्स होंगे। तो पहली कंडीशन हमने फॉलो कर ली। दूसरा यहाँ पर लिखा है ओनली 1 बॉक्स इज केप्ट बिलो I, कि एक ही बॉक्स जो है वो I के ऊपर रखा है। अगर एक ही बॉक्स रखा है तो I कौन से प्लेस पे होगा, सेकंड प्लेस पे होगा आपका I, ठीक है जी। तो इस तरीके से ही हमने कर लिया I। उसके बाद लिखा है ओनली 1 बॉक्स इज केप्ट बिटवीन I एंड R, I और R के बीच में सिर्फ एक बॉक्स रखा है, एक बॉक्स रखा है, तो यहाँ पर तो आपका R आ नहीं सकता, क्योंकि एक बॉक्स आपका R और I के बीच में है, तो R आपका यहाँ आएगा 4th नंबर पे, ठीक है जी। आपको जैसा क्वेश्चन में लिखा है ना वैसे करते जाना है। Q इज केप्ट इमीडिएटली अबव K, कि Q क्या है आपके इमीडिएटली अबव है K के, तो यहाँ पर कितने प्लेस बच के, देखिए Q आपके इमीडिएटली ऊपर है, तो यहाँ पर तो Q नहीं आ सकता 3 नंबर पे, तो यहाँ पर बच गया आपका 6th प्लेस, तो Q यहाँ पर होगा, K यहाँ पर होगा, तो देखिए K के इमीडिएटली ऊपर क्या आ गया, Q आ गया, ठीक है जी, 6th और 7th प्लेस पे। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, J इज केप्ट समवेयर बिलो S, कि जो J है ना वो आपका J इज केप्ट समवेयर बिलो S, S के जो है वो बिलो में है J, तो S आपका टॉप में है तभी तो J आपका बिलो आएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से ये अरेंजमेंट बन गई। तो इस तरीके से जैसा आपसे क्वेश्चन बना है वैसा ही आपको करते जाना है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि हाउ मेनी बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन S एंड Q, और S और Q के बीच में कितने बॉक्सेस रखे हैं। S ये है आपका, Q आपका ये है 6 नंबर पे, तो कितने बॉक्सेस रखे हैं, 1, 2, 3, 4, तो ये 4 बॉक्सेस रखे हैं। I बॉक्स रखा है, J बॉक्स रखा है, R बॉक्स रखा है और L बॉक्स रखा है, तो 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, C ऑप्शन। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, है ना। तो इस तरीके से आपसे रीजनिंग में क्वेश्चन बनते हैं। ओके, C ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। सिलेक्ट द पेयर विच फॉलोज द सेम पैटर्न एज दैट फॉलोड बाय 2 पेयर्स गिवन बिलो। बोथ पेयर्स फॉलो द सेम पैटर्न, कि बोथ यहाँ पर जो वो पैटर्न से यहाँ से क्वेश्चन बना है कि पैटर्न एक फॉलो हो रहा है, तो इनमें से कौन सा ऐसा पैटर्न है जो नीचे ऑप्शंस दिए हैं ना उसमें भी सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है। चेक करते हैं, FHL की बात करते हैं, इसके साथ जो है वो IKO जो है वो ये पैटर्न बना रहा है। कैसा पैटर्न बना रहा है, देखिए F का कोड क्या होता है, F आपका इंग्लिश अल्फाबेट में आता है आपका 6th नंबर पे, है ना। H आपका आता है 8 में, L आपका आता है 12 में, ठीक है जी। I आपका जो है वो I आता है आपका 9th नंबर पे, K आपका आता है 19 पे, है ना। सॉरी, K आपका आता है 11 में आपका K आता है, सॉरी 11 में आपका K आता है, और O जो है वो आता है आपका 15 नंबर पे ये आता है। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, एक तरीके से यहाँ पर आपका बन रहा है 6+3 का ये कॉम्बिनेशन बन रहा है। 6+3 आपका 9 होता है, 8+3 आपका 11 होता है, 12+3 आपका 15 होता है, तो +3 का पैटर्न ये बन रहा है। यहाँ पर भी देख लेते हैं, यहाँ पर भी क्या सेम पैटर्न बन रहा है। N में N का पैटर्न Q से कैसे बन रहा है, N का पैटर्न Q से, तो ये भी आपका N आपका 14 पे बनता है, Q आपका 17 पे बन रहा है, तो बिल्कुल +3 ही यहाँ पर भी फॉलो हो रहा है। P से S में भी +3 हो रहा है, T से W में भी +3 हो रहा है, तो +3 वाला पैटर्न ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर चेक करते हैं, K से L में जब जाएंगे तो +1 का होता है, तो ये आंसर नहीं होगा। F से I में जाएंगे तो आपका +3 बनता है, लेकिन Z ये आपका यही बन रहा है, ये यहाँ पर +3 का पैटर्न पूरा नहीं बन रहा है। C ऑप्शन देखते हैं, UWA,
UWA यहाँ पर बन रहा है, UWA, U का X के साथ बन रहा है +3, WZ में +3 बनता है, A +3D बनता है। तो C ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए कि किस तरीके से ये सॉल्व करते हैं, आपको पहचानना है कि कैसे ये पैटर्न बन रहा है, D भी नहीं होगा। तो इस तरीके से C ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। तो रीजनिंग के इजी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ऐसे डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सॉल्व नहीं हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, रेफर टू द फॉलोइंग नंबर सिंबल सीरीज एंड आंसर द क्वेश्चन। काउंटिंग टू बी डन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, कि लेफ्ट टू राइट में काउंटिंग रखिए और ऑल नंबर्स आर सिंगल डिजिट नंबर ओनली, ये सिंगल डिजिट नंबर है ना। विच इज द ओनली सिंबल दैट इज इमीडिएटली प्रोसीडेड बाय एन ऑड नंबर एंड इमीडिएटली फॉलो बाय एन इवन नंबर। पूछा गया है ऐसा कौन सा सिंबल है जो इन नंबर्स के बीच में लिखा है, ये आपका नंबर दिख रहे होंगे ना, है ना, आपको इनके बीच में क्या है, सिंबल दिए हैं। पूछा गया है कि ऐसा कौन सा सिंबल है जिसके इमीडिएटली प्रोसीडेड, कि जिस सिंबल के पीछे जो है वो ऑड नंबर है और इमीडिएटली फॉलोड बाय इवन नंबर, और बाद में जो है वो आपका इवन नंबर है। तो यहाँ पर ये वाला सिंबल की बात करते हैं, इमीडिएटली पहले जो है वो 1 है, ये ऑड है, लेकिन बाद में क्या है, यहाँ पर फिर से जो है वो ऑड है। तो ये तो नहीं है, ऐसा नहीं पूछा गया है। यहाँ पर भी आपका ऑड ही आ गया, यहाँ पर भी आपका ये जो है वो ऑड है, लेकिन बाद में क्या है, आपका इवन है। तो यही तो पूछा गया है कि ऐसा कौन सा सिंबल है जिसके पहले ऑड है। तो 7 आपका ऑड है और 2 आपका क्या है, इवन है। तो यहाँ पर कौन सा सिंबल है, ये एंड टाइप ये सिंबल है। तो कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, सी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो थोड़ा सा आपको जैसा क्वेश्चन में पूछा गया ना, उसी तरीके से आपको रीजनिंग में चलना है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज जून इज कोडेड एज 9872, मेन्यू इज कोडेड एज 8926, व्हाट इज कोड फॉर एम। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, कोडेड डिकोडिंग का ये क्वेश्चन बन रहा है। जून आपको कैसे दिख रहा है, जून का कोड कैसे किया है आपका 9872। मेन्यू कैसे लिखा है आपका, मेन्यू आपका लिखा है 8926। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं ना, इसमें कॉमन आपको कौन से वर्ड दिख रहे हैं, यू आपको यहाँ पर भी दिख रहा है और यहाँ पर भी दिख रहा है, ठीक है जी। एन आपको यहाँ पर भी दिख रहा है, यहाँ पर भी दिख रहा है, ई आपको यहाँ ऊपर जून में भी दिख रहा है और मेन्यू में भी दिख रहा है। तो इनको जो है आप कट कर दीजिए, इन 3 लेटर को। बच कौन से गए, जे बच गया और आपका एम बच गया, ठीक है जी। यहाँ पर आपको कौन से कॉमन नंबर दिख रहे हैं, इसमें 9 यहाँ पर भी है तो इसको काटिए, और यहाँ पर भी है इसको काट दीजिए। 8 यहाँ पर भी है, इसको भी कट कीजिए, इसको भी कट कीजिए 8 को। 2 ऊपर भी है और नीचे भी है तो कट कर दीजिए। तो बच कौन सा गया, 7 नंबर बच गया और 6 नंबर बच गया। तो जे का कोड आपका 7 है, एम का कोड आपका 6 है। पूछा क्या है क्वेश्चन में, व्हाट इज कोड फॉर एम, एम का कोड क्या है, 6 है। तो सी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है रीजनिंग सेक्शन में, ऐसा नहीं है कि आप जो है वो कर नहीं सकते, बस प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका होना चाहिए एग्जाम में, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन दी फॉलोइंग वर्ड्स, OAT GAP PIC OWL। तो ये कोड जो है वो वर्ड्स दिए हैं कुछ, ठीक है जी। इन ईच ऑफ द वर्ड ईच वोवल इज चेंज टू सेकंड लेटर, कि सेकंड लेटर में आपका ईच वर्ड को जो है वो चेंज किया जाता है। फॉलोइंग इट इन इंग्लिश अल्फाबेट ऑर्डर एंड ईच कॉन्सोनेंट इज चेंज टू लेटर इमीडिएटली प्रीसीडिंग इट। देखिए एक वर्ड में आपको बता देता हूं, बाकी ये तो आपका होमवर्क क्वेश्चन ही रहने वाला है, ये लास्ट क्वेश्चन भी है आज की जो है वो क्लास का। देखिए OAT को मैं जो है वो आपके लिए सॉल्व कर लेता हूं, बाकी आप जो है वो सॉल्व करेंगे। OAT पूछा क्या करने को यहाँ पर कहा गया है कि आप क्या करेंगे कि ईच वोवल इज चेंज टू सेकंड लेटर। क्या करना है कि ईच वोवल को आपको सेकंड लेटर में चेंज करना है। तो यहाँ पर आपको ईच वोवल इज चेंज टू दी सेकंड लेटर। तो आपका सेकंड लेटर कैसे हो गया, ओ का क्या बनता है, ओ का सेकंड लेटर आपका बनता है PQ, तो Q आपका सेकंड बनता है। ए का सेकंड क्या बनता है, तो C बनता है ना। और टी का क्या बनता है, तो टी का आपका जो है वो वोवल की बात की गई है, तो टी का आपका टी ही रहेगा यहाँ पर, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पर पूछा गया है कि आपका फॉलोइंग इट इन इंग्लिश अल्फाबेटिक ऑर्डर एंड ईच कॉन्सोनेंट इज चेंज टू दी लेटर इमीडिएटली प्रीसीडिंग इट। और कॉन्सोनेंट को कैसे आपको चेंज करना है, टी को आपको कैसे चेंज करना है, जो टी के पहले आता है, प्रीसीडिंग जो आता है, कौन सा आपके टी के पहले आता है, तो टी के पहले आपका जो है वो आता है आपका एस आपका आता है, ठीक है जी, एस आपका आता है। तो यहाँ पर ये क्या कोड बन गया, QCS जो है आपका न्यू वर्ड बन गया। तो इसी तरीके से आपको ये सारे वर्ड जो है वो चेक करने हैं। और पूछा क्या है क्वेश्चन में कि हाउ मेनी लेटर क्लस्टर दस फाउंड विल नो वोवल हैव हियर, कि इतने ऐसे जो है वो कितने वर्ड्स बन रहे हैं। जैसे एक वर्ड हमने ये बना दिया न्यू वर्ड, ऐसे कितने न्यू वर्ड बनेंगे जिसमें एक भी बार वोवल नहीं है। तो यहाँ पर आपको वोवल नहीं दिख रहा है, तो एक तो ये हमारी बन ही गया। इन 3 में से जो है वो और कितने बनेंगे, तो वो आपको बताने हैं कि कितने ऐसे 4 में से ये वर्ड्स है जिसमें जो है वो
किसी में भी जो है वो वोवल नहीं है। वोवल आपके क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू। ओके जी, तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ये आपका कमेंट बॉक्स में आपका इसका आंसर आना चाहिए। तो ये आज की वीडियो में हमने 35 क्वेश्चन को डिस्कस किया, आपके HPRCA जो आपका जनरल अवेयरनेस सेक्शन से जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है उन सभी क्वेश्चन को हमने डिस्कस कर लिया। आप कमेंट बॉक्स में बताइए आपने 35 में से आपने कितना स्कोर किया, कमेंट बॉक्स में आपका स्कोर भी जो है वो आना चाहिए। ठीक है जी, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज अगर आपको चाहिए ना, तो आपको यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा 7018186561। यहाँ पर आप मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप मैसेज कीजिए कौन से एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको टेस्ट सीरीज और स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ओके जी, ऐसी वीडियो देखने के लिए वीडियो को जो है वो लाइक भी आप कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों की यहाँ से हेल्प हो सके एग्जाम में। ओके जी, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।